सीईसी गुरुकुल के इस व्याख्यानमाला में आप सब लोगों का स्वागत है। सुप्रभातम मित्रों, मैं डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र, संस्कृत विभाग सेंट स्टीफेंस कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हूं। आप लोगों के सामने मैं भाषा विज्ञान की श्रृंखला को लगातार लेकर के उपस्थित हूं और उसी क्रम में भाषा विज्ञान की एक नई लेकिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण शाखा ध्वनि विज्ञान को लेकर के उपस्थित हूं। मित्रों, यूं तो भाषा विज्ञान की कई शाखाएं हैं, अर्थ विज्ञान, वाक्य विज्ञान, रूप विज्ञान, ध्वनि विज्ञान, कोश विज्ञान आदि। लेकिन सही अर्थों में जहां से भाषा की निर्मिति होती है, जिसके कारण हम भाषा को भाषा कहते हैं, वह हमारे मुख से निकलने वाली ध्वनि है। उस ध्वनि को लेकर के पर्याप्त विमर्श है। उसी विमर्श के आधार पर आज की जो अपनी यह श्रृंखला है, उस श्रृंखला में हम अपने जो हमारे मुख यंत्र हैं, जो स्वर यंत्र हैं, वोकल कॉर्ड्स हैं, हम उनको आपके सामने लेकर के उपस्थित हैं और उसी की श्रृंखला चल भी रही है। हमने ध्वनि विज्ञान की प्रमुख शाखाओं को जानने की कोशिश की, जिसमें औच्चारिकी या औच्चारणिक ध्वनि विज्ञान है, जिसमें सविशेष शब्दों के उच्चारण आदि को ध्यान में लाया जाता है। सांचारिकी ध्वनि विज्ञान, वो ध्वनि गमन कैसे करती हैं, और साथ ही श्रौतिकी ध्वनि विज्ञान, अर्थात उसको जो सुनने वाले हैं, श्रवण करने के उपरांत वहां पर क्या प्रतिक्रिया होती है, क्या प्रक्रिया होती है, इन सबको हमने पीछे समझा है, जाना है। लेकिन हमारे लिए विशेष रूप से यह ध्यान देने योग्य है। मैं क्यों फोकस करके कर रहा हूं कि जो हमारा उद्देश्य है छात्रों को एक सुविधा प्रदान करना कि आपके जितने भी परीक्षाएं होती हैं उनमें इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं ध्वनि विज्ञान की शाखाओं को लेकर के। मित्रों, उसके बाद हम जो खास करके जो ऑडिटरी जो श्रौतिकी ध्वनि विज्ञान है, उनके ऊपर हम विमर्श हम कर रहे हैं कि उन सुनने की पूरी प्रक्रिया में, किसी भी शब्द या किसी भी भाषा को जानने की पूरी प्रक्रिया में हम किन किन बातों को समझते हैं, क्या क्या बातें होती है, या कौन से ऐसे तंत्र हैं, यंत्र हैं जो प्रमुख भूमिका निभाती है, उनको आपके सामने हमने प्रस्तुत किया है। जिसमें वोकल ऑर्गन्स की चर्चा हुई है, ऑर्गन्स ऑफ स्पीच, मैकेनिज्म ऑफ स्पीच। फिर उसके बाद जो हमारे यंत्र हैं, वाक और वाग्यंत्र, फेफड़े आदि, इनके विषय में जाना। कुल अगर वाग्यंत्र की सूचिका को लेकर के चलें तो कुल 20 इसके यंत्र हैं। हमारे जो वोकल कॉर्ड्स हैं वो ऑल टुगेदर 20 है। इट कुड बी 18 और इट कुड बी 22। मतलब आप, ये एक क्रम है जिसके मैंने प्रमुख हैं उनको आपके सामने चिन्हित करके रखा है। श्वास नलिका, ग्रास नलिका और स्वर यंत्र, इन तीनों के विषय में हमने अपने पिछले के व्याख्यान में परिचय लिया था कि ये श्वास नलिकाएं क्या होती है, ग्रास नलिकाएं क्या होती है, स्वर यंत्र क्या होते हैं और इनकी भूमिका क्या होती है। इसलिए आप देखेंगे इस पर कि इसमें एक ड्रॉ किया हुआ है लाइन, इसका मतलब ये तीनों हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके जो बाकी बाद जो बचे हैं वो स्वर तंत्रिका है, वोकल कॉर्ड्स जिसकी बार बार चर्चा किए हैं, काकली है, ग्लॉटिस इंग्लिश में नाम इसलिए आप लोगों को दिया गया है ताकि कभी कभी हमें हिंदी के भी शब्द समझ में नहीं आते, तो वहां पर इंग्लिश के शब्दों से सहायता लेकर के उन शब्दों को समझने का प्रयास होता है। अभिकाकल है, नॉर्मल डे टू डे लाइफ में ऐसे शब्द प्रयोग में नहीं लिए जाते, नहीं आते हैं, लेकिन ये नए शब्द होते हैं। एपिग्लॉटिस उसे कहते हैं, गलबिल या उपाली जिह्वा, फेरिंक्स, अली जिह्वा, युवुला, नासिका विवर, नेजल कैविटी, ये जानते हैं आप लोग। कोमल तालु भी अब अगर देखें तो 2 या 3 तरह से तालु की भी व्याख्या होती है। एक कोमल तालु है, एक कठोर तालु है, तालु जिसके लिए पैलेट शब्द यूज करते हैं, मूर्धा, सेरेब्रम। इसी प्रकार वर्ड्स, सबकी अभी चर्चा, सबके अभिज्ञान हम आपके सामने लेकर के उपस्थित होंगे और सबकी क्या भूमिका है इसको भी जानेंगे। हम जो अपना जो ह्यूमन स्केलेटन है, ये जो हमारा जो अपर पार्ट है, शोल्डर के ऊपर के पार्ट के माध्यम से इन सारे जो स्थल है, उन स्थल को भी हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। दंत है, टीथ, लिप्स, ओष्ठ, जिह्वा, जिह्वा फलक, जिह्वाग्र, जिह्वा मध्य, जिह्वा पक्ष। अब ये जिह्वा के ही अलग अलग पार्ट है कि एक ही जिह्वा है, उनके कई सारे साइड्स हैं, फ्रंट है, मिडिल है, तो उन सबको हमें जानना होता है कि किस जगह से कौन से शब्द, किस प्रकार की ध्वनियों का उच्चारण होता है, उसे जानना पड़ता है।
मित्रों, ये एक आपके सामने चित्र है, जिस चित्र को बखूबी अगर आप मैच करें, आप नीचे से ले 1 2 3 4 से लेकर के आप 20, यानी जो नीचे में 3 देखते हैं, 3 के ऊपर में 20 आप पाएंगे। यानी 1 2 3 के बाद आप पाएंगे कि फेस करने पे राइट हैंड साइड पे, लेकिन जो फेस नहीं करें तो लेफ्ट हैंड साइड से आप देखेंगे कि आप एंटी क्लॉकवाइज ये न्यूमेरिकल्स इसमें हमने डाला हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और सबको एरो से मार्क किया गया है ताकि पीछे की जो लिस्ट हैं इन लिस्टों के माध्यम से आप उसे समझ सकें। जैसे ऊपर के जो 10 11 12 हैं, तो 10 जिसको कि कोमल तालु, 11 जिसे हमने मूर्धा नाम दिया और 12 जिसे कठोर तालु, हार्ड पैलेट, ये पाएंगे। तो इसके माध्यम से दोनों सूचियों को समझ करके, दोनों सूचियों को टैली करके आप इन वाग्य यंत्रों को इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं कि मानवीय आकृति में जो ह्यूमन माइंड, जो पूरा जो फेशियल जो इनसाइड जो हमारे यंत्र हैं, वोकल कॉर्ड्स हैं, वो किस जगह पर क्या है और उनके किस प्रयोग से हम क्या ध्वनि निकालते हैं। मित्रों, इसी के क्रम में हम आगे अपनी चर्चा शुरू करें। जैसे कि सूचना दी थी कि इससे ऊपर स्वर यंत्र तक को हमने चर्चा में लाया था, अब हम स्वर तंत्रिका की बात करते हैं। मोरलेस ये देखेंगे कि स्वर तंत्रिका स्वर यंत्र में बहुत अधिक अंतर नहीं है, लेकिन यहाँ देखिए कि ये स्वर तंत्रिका क्या होती है। जो हमारी श्वास नली है, जिससे हम सांस लेते हैं, जो हमारा एक तरह से विंड पाइप है, उनके ऊपरी भाग में जो एपिग्लॉटिस है, एपिग्लॉटिस आगे पढ़ेंगे, उस एपिग्लॉटिस के नीचे हैं। अगर हम यहां से एपिग्लॉटिस को समझने की कोशिश करें तो आप देखेंगे कि ये जो एपिग्लॉटिस है 6 नंबर है। इस चित्र में आप देखेंगे कि 6 नंबर जो एपिग्लॉटिस है, बड़े इजीली आप समझ सकते हैं कि एक नीचे कर्व, नीचे लुढ़का हुआ एक आप देखेंगे एंगल है। उस एंगल के बगल में श्वास नलिका भी दिख रही है, एक नली निकल के आ रही है उसके बगल में, और उसके बीच अभिकाकल है। उन दोनों के मध्य में यह जो है वह स्वर यंत्रिका, स्वर तंत्रिका अपना जो है वो विद्यमान होता है। ध्वनि के उत्पादन में, अर्थात जो हम और आप अपने मुख से ध्वनि निकालते हैं, जो बाद में भाषा का रूप ग्रहण कर लेती है जो ध्वनि, उस ध्वनि के उत्पादन का प्रमुख अवयव ही स्वर तंत्रिका है। इसलिए आप कभी कभी देखेंगे कि अगर किसी की स्वर तंत्रिका निकाल ली जाती है, उस पर आघात होता है, तो उसकी आवाज चली जाती है। ऑस्कर रसेल ने इस स्वर तंत्रिका को मानवीय ध्वनि प्रसारण केंद्र कहा है। आप इसको समझिए कि ये मानवीय ध्वनि प्रसारण केंद्र, हम आप सभी प्रसारण केंद्र समझते हैं, यानी मनुष्य की ध्वनि का प्रसारण जहां से आता है, तो बड़ा सुंदर शब्द है। और इसी को ऑब्जेक्टिव बना करके आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि मानवीय ध्वनि प्रसारण केंद्र हम किस अवयव को कहते हैं, और कई आपको 4 वहां पर ऑप्शन होंगे, तो सविशेष आपको वहां पर चिन्हित करना होगा कि नहीं, ये जो मानवीय ध्वनि प्रसारण केंद्र है वो क्या है, स्वर तंत्रिका को कहा गया है। इसके बाद एक और हम कह सकते हैं, टिप्पणी कर सकते हैं कि मानव को भाषा देकर मानव को मानव की श्रेणी में लाने के पीछे इस स्वर तंत्रिका की प्रमुख भूमिका है। मित्रों, मनुष्य में और पशु में अंतर कहां पर होता है? मोर और लेस अगर आप देखेंगे, अपने संस्कृत शास्त्रों में उदाहरण मिलता है कि आहार निद्रा भय मैथुनम च समान में तत्पशुभिर नरानाम। आहार, भोजन, निद्रा, स्पष्ट है नींद, भय, डर और मैथुन, ये चारों समान प्रक्रिया है जो मनुष्य और जानवर में पाए जाते हैं। लेकिन कौन सी ऐसी चीज है? वो चीज है उनकी भाषा, जो हमें और उनसे अलग करते हैं, और हमें, हमारी भाषा हमें मानव की श्रेणी में खड़ा करती है। तो यह भी एक बड़ी अच्छी टिप्पणी है कि मानव को भाषा देकर मानव को मानव श्रेणी में अगर लाने की जो प्रमुख भूमिका है वह हमारी स्वर तंत्रिका की है। अब रही बात इसी स्वर तंत्रिका को हम आम भाषा में, ऊपर तो बड़ी अच्छी और बड़ी लंबी चौड़ी भूमिका बन गई, लेकिन अगर सरल शब्दों में कहें तो इसी को एडम्स एप्पल कहा जाता है। अब ये पॉपुलर शब्द है, पॉपुलर टर्म है, इसलिए एडम्स एप्पल से आप लोग इजीली स्वर तंत्रिका का अभिज्ञान कर सकते हैं। मित्रों, इसके बाद इसी जो अगर आप स्वर तंत्रिका को और बढ़िया से जानने की कोशिश करें तो आप यहां पाएंगे
कि सारी चीजें आपके सामने प्रस्तुत है। ये चित्र जो है यह संक्षिप्त चित्र है। संक्षिप्त चित्र से तात्पर्य है कि यह चित्र जो पूरा जो इससे पीछे का जो विशाल है उसका एक पोर्शन मात्र है। आप देखेंगे कि इसमें एक एक चीज क्लियर है, क्लैरिटी के साथ है। वोकल कॉर्ड्स, लैरिंग्स, अभी हमने वोकल कॉर्ड्स की चर्चा की है। लैरिंग्स अब देखिए क्लियर है यहां पर, काकल और अभिकाकल, फेरिंग्स, टीथ, दांत, लिप्स, ओष्ठ, टंग, पैलेट और नेजल कैविटी। दूसरे शब्दों में ये आप और सरलता से इन तत्वों को समझा जा सकता है, पहचाना जा सकता है। जो नासिका विवर है या जो ओष्ठ है या जो दंत है या जो स्वर तंत्रिका है या स्वर यंत्र है, काकल है, अभिकाकल, जो भी जिस किसी भी चीज को यह स्पष्ट है। और मित्रों एक चीज ध्यान रखेंगे, खास करके संस्कृत में दो वर्णों की बहुत बड़ी भूमिका रहती है जिसकी हम पहचान नहीं कर पाते। वो है टवर्ग और वो है चवर्ग। ये मैं क्यों ऐसा कर रहा हूं? मैं उच्चारण की दृष्टि से कर रहा हूं, क्योंकि जब हम तालु और मूर्धा से निकलने वाले वर्णों की पहचान करते हैं तो और सारे वर्ण तो अत्यंत सरलता से हम पहचान लेते हैं, लेकिन जब मूर्धन्य श और तालव्य श को समझने की आवश्यकता पड़ती है तो हम सारे के सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और कई जगह पर तीनों जो स है वो समान हो जाता है। तो मूर्धा आप समझ सकते हैं, इसके माध्यम से समझ सकते हैं। जो पैलेट है या जो आप सेरिब्रल है उसके माध्यम से हम मूर्धन्य और तालव्य को समझते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि यह चित्र आपके उपयोग के लिए अवश्य होगा, आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। अब जो काकल है, जो ग्लॉटिस और एपिग्लॉटिस है, काकल और अभिकाकल, आप देख रहे होंगे कि दोनों को एक ही साथ एक ही में, क्योंकि बहुत कम का डिफरेंस है और इस पे लंबी चौड़ी भूमिका। देखिए मित्रों, कभी कभी क्या होगा कि आपको शॉर्ट नोट्स के लिए पूछ लिए जाएंगे कि काकल क्या होता है या अभिकाकल क्या होता है, स्वर यंत्रिका क्या होती है, तो उसी के लिए यह परिचय यहां आवश्यक है। अब आइए स्वर तंत्रियों एवं स्वर ओष्ठों के मध्य खुला अंश, ये जो है ये काकल होता है। स्वर तंत्री अभी हमने पहचान की, और स्वर ओष्ठ इसके मध्य यह खुला अंश होता है ग्लॉटिस। हम अपने पीछे के चित्र के ऊपर चले। ये जो पीछे के चित्र के ऊपर अगर आप आए, नीचे से देखिए 5th and 6th, एकदम एक आप पाएंगे कि ये काकल और अभिकाकल की श्रेणी में है। तो ये आपने पोजीशनिंग कर ली, इसे समझ रखा है। अब हम इसकी भूमिका को जानते, भूमिका को देखने की कोशिश करते हैं। इसके लिए पहले पोजीशनिंग हो गई, उसको एक्सटेंशन रूप में हमने देखा। अब इसके देखिए कई नाम हैं, कंठ, कंठ बिल, कंठ गह्वर, अर्थात कंठ के पास ही कोई ऐसी चीज होगी, छिद्र या एक होल टाइप का या एक स्पॉट होगा जिसकी भूमिका होती है। संगीत दर्पण जो कि एक संगीत शास्त्र का ग्रंथ है, इसमें इस काकल को शरीर वीणा कहा गया है। अर्थात जैसे वीणा के तार को हम झंकृत करते हैं और ध्वनि निकलती है, मानो उसी प्रकार शरीर का यह वह स्थल है इनसाइड का जिनके स्पर्श से ही झंकृति उत्पन्न होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है। हिंदी में इसके लिए काकल शब्द प्रयोग में आया है। काकल क्लियर है, बहुत अधिक कठिनाई नहीं है इसे समझने में। अब आते हैं कि जिह्वा मूल के नीचे, ठीक है, जीभ के आकार का एक मांसल हिस्सा, इसे अभिकाकल कहते हैं। अभिकाकल जिह्वा मूल जो टंग है, टंग का जो जड़ है, उस जड़ के नीचे हल्की जीभ के आकार का, जीभ के ही सदृश, जीभ के आकार का नहीं कहना चाहिए क्योंकि जीभ की लंबाई चौड़ाई ज्यादा हो जाती है, यानी जीभ के ही समान एक मांस पिंड होता है, मांसल हिस्सा होता है, जिसे अभिकाकल कहा जाता है। रिकॉल करें अभिकाकल को, आप यहां देखिए अभिकाकल के लिए संख्या अपनी आ रही है 6 और इसमें 6 नंबर पे देखिए अभिकाकल किस जगह पे है। ये जो है हमें इसे अभिकाकल समझना चाहिए, ठीक है। तो मित्रों इस अभिकाकल का नामकरण है स्वर यंत्र मुख, स्वर यंत्रावरण, यानी स्वर यंत्र को यह कवर किए रहता है। कदाचित आप जब भोजन ग्रहण करते हैं
तो भोजन ग्रहण करने में हमारा जो पाइप है, जो ग्रास नलिका है जिससे हम खाना खाते हैं, उसके ऊपर अगर खाना खाते समय अगर स्वर यंत्र के ऊपर यह आवरण आकर के नहीं जमता है और यह आवरण हट जाए, कहीं भोजन का एक दाना इसके भीतर चला जाता है, तो यह मृत्यु तक का कारण होता है। अब देखिए हमारे छोटे से इस मांसल पिंड की कितनी बड़ी भूमिका है हमारे जीवन में। और मित्रों, हम आपने सबने जीवन में अनुभव किया होगा कि खाते समय अनायास बोलते बोलते अचानक नेचुरली हम आप क्या होते हैं कि अचानक एक खांसी आ जाती है हमारे विंड पाइप में, या हमारे ये जो स्वर यंत्र है उसमें कोई तत्व चला जाता है। फिर बाद में या तो माथा ठोकते हैं या पानी पीते हैं या अपनी जो भी अपने उस रेस्टलेसनेस को हम दूर करते हैं। इट इज जस्ट बिकॉज कि स्वर यंत्र का आवरण जो है वो कहीं शिफ्ट हुआ है, इसी के कारण उसको ये हिट होता है। तो स्वर यंत्र का आवरण है कि भोजन ग्रहण आदि करते समय उसको कवर किए रखे, उसमें कोई भिन्न तत्व प्रवेश ना करे और वो हमारे मृत्यु का कारण ना बने। गलबिल, फेरिंग्स, अभिकाकल जिसे अभी हमने पढ़ा, उस अभिकाकल के ऊपर जो हमारा नेजल कैविटी है, नासा विवर के नीचे तथा जिह्वा मूल के पीछे एक खाली स्थान होता है। बड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि ऑब्वियसली अगर लेबोरेटरी में इन चीजों को देख करके जाने तो चीजें आसानी से समझ में आती है। मेरा प्रयास यह है कि जो पीछे के जो चित्र है दो, उन्हें चित्रों के माध्यम से इसे भरने और जानने की कोशिश करेंगे। तो अभिकाकल के ऊपर, नासा विवर के नीचे तथा जिह्वा मूल के पीछे का जो खाली स्थान है वह गलबिल कहलाता है। मित्रों, देखते हैं आकर के हम इसकी पोजीशनिंग को देखते हैं। फेरिंग्स इसमें क्लियर है, आप पाएंगे नीचे से तो दोनों साइड में, एक में है लैरिंग्स और एक दूसरा है वोकल कॉर्ड्स लिखा हुआ है। इस वोकल कॉर्ड्स के ठीक ऊपर आप एरो से देख पा रहे होंगे कि फेरिंग्स लिखा हुआ। ये फेरिंग्स ही जो है इसी को गलबिल हम कहते हैं। और ये एक बड़ा ही एक स्थान है, क्लियर आप पा रहे हैं कि जिह्वा मूल के नीचे, अर्थात जहां से हमारा टंग शुरू होता है उस टंग के ठीक नीचे अभिकाकल के ऊपर तो ये स्थान है। ये तो स्थूलता पूर्वक है। अगर सूक्ष्मता देखते हैं, पहले वाले में जाएं तो इस जगह पर आकर देखिए आपको 5th नंबर जो है, ये 7th नंबर, एक मिनट, इसका नंबर क्या है जरा देख लें। ये जो फेरिंग्स है 7th नंबर है, इसका एक नाम उपाली जिह्वा भी है, आएंगे इस पे। ये 7th नंबर है, इस जगह आकर देखिए, ये है फेरिंग्स। थोड़ा सा बड़ा कर लें, इसे देख लें, ये है फेरिंग्स। तो इस रूप में हम इस गलबिल की पोजीशनिंग, इसके स्थान को समझते हैं। इसके बाद ये एक तरह से कह सकते हैं कि मुख विवर का चतुष्पथ, आम भाषा में जैसे चौराहा कहते हैं, इस जगह से 4 रास्ते निकलते हैं। एक रास्ता मुख विवर की ओर, ऊपर की ओर मुख छिद्र, दूसरी नासिका विवर, नासिका जो छिद्र है हमारी जो यहां एंड होता है उसकी ओर जाता है, तीसरी श्वास नली की ओर, चौथी जो भोजन नली है, भोजन नलिका है, ग्रास नलिका जिसे कहते हैं, उसकी ओर। यानी ये एक जंक्शन है, ये एक चतुष्पथ चौराहा है जहां से 4 रास्ते निकलते हैं। तो मित्रों, ये फेरिंग्स है, ये गलबिल है, जिस गलबिल को आपने यहां समझा। अब इन सारे की देखिए, जहां तक अभी जो हमने जिन जिन यंत्रों को समझा है, इस चित्र पर अगर देखें तो इसके और ही महत्वपूर्ण भूमिका, हमें इसकी अनुभूति नहीं होती। हम जब कोई ध्वनि निकाल रहे हैं, जब कोई वर्ण निकाल रहे हैं, जब कोई भाषा बोल रहे होते हैं, तो ये हमारे मुख तंत्र, जो हमारी ये सारी की सारी वोकल कॉर्ड्स जो है वो एक्शन में होता है, कॉन्शियस रहते हैं। और जिस समय जिस वर्ण की आवश्यकता पड़ती है उस समय वह स्थल विशेष एक्टिव होता है। यह समझने वाली बात है, यह महत्वपूर्ण विषय है। हम इसकी कोई नजर, ऐसा नहीं कहेंगे कि अगर स्वर तंत्र या जो फेरिंग्स है वो एक्शन में है तो और सारे सुषुप्त अवस्था में है, ऐसा नहीं होता। सारे एक्शन में होते हैं, जागृत रूप में होते हैं। अगर ऐसा नहीं होगा तो जो अभीष्ट वर्ण है, हम उस अभीष्ट वर्ण का उच्चारण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फिर उसको हमें हिट करना पड़ेगा। और ये सारे के सारे में जो जागृति होते हैं वो मन से नियंत्रित होते हैं। और तभी आप लोग जानते हैं कि मन ही सबका जो है अधिष्ठाता है, मन ही सबको जो है नियंत्रण में रखता है, क्योंकि हमारा मन ही सारी चीजों से संयुक्त होकर के इंद्रिय के माध्यम से संयुक्त होकर वो इंद्रिय जो है मन में
वो सब भेजता है, कम्युनिकेट करता है, और हमारे ये जो तंत्र हैं ये तंत्र जागृत होते हैं। तो एक ढंग से यद्यपि देखिए आम जीवन में आम व्यक्ति को इनको समझने या ना समझने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर हम नहीं ही जान रहे हैं कि गलबिल किसे कहते हैं, तो हमारी जीवन यात्रा में, हमारे जो वाक शैली में कोई अंतर नहीं पड़ रहा है। हम कभी ये नहीं सोचते, सोचने के लिए जाते हैं कि अरे यार हमारा फेरिंग्स कैसा काम कर रहा है, अरे भाई हमारा जो ये जो ग्लॉटिस और एपिग्लॉटिस है वो ठीक है कि नहीं, या बातचीत में अगर आवाज खराब होती है तो हम ये कभी नहीं कहते कि भाई मेरा गलबिल जो है जो वो काम करना बंद कर दिया है और जो हमारी जो ग्लॉटिस है ये जो है उसमें थोड़ा होल हो गया, ऐसा कुछ नहीं कहते। क्यों? क्योंकि हमें उसकी जानकारी नहीं होती। अभी भी जो बोल रहे होते तो हमें इसकी समझ नहीं है। लेकिन हाँ, जैसे मैंने शुरू में ही कहा था कि फेफड़ा से लेकर के मुंह से बाहर निकल तक एक लंबी यात्रा है हमारे वर्णों की, हमारे ध्वनियों की, और रास्ते में आने वाले ये सारे के सारे स्टेशन हैं, और उन स्टेशन से गुजरते हुए ये सारे के ये हमारे सारे एयर आते हैं। जिस स्टेशन पे वो रुकता है, वो एयर विश्राम लेता है, उस स्टेशन से वह ध्वनि निकलती है, वह आवाज निकलती है, वह स्वर निकलता है। तो इसलिए खास करके जो भाषा विज्ञान को, जिसने भाषा विज्ञान को जिसने आत्मसात किया है और जो अपने कैरियर का एक विशिष्ट माध्यम, एक मेजर लेकर के चल रहा है, उनके लिए इन सारी चीजों को जानना बहुत जरूरी होता है। और इसलिए यही कारण है कि एक संक्षिप्त परिचय लेकर के मैं आपके सामने यह उपस्थित हुआ हूं। मित्रों, इसके जो यंत्र हैं, इनके विषयों के ऊपर में आगे भी जो जितने भी हमारे सामने इसकी लिस्टिंग है, ये जो भी शब्द आ रहे हैं, इन सारे शब्दों की व्याख्या, इन सारे शब्दों की भूमिका हम समझेंगे। हमने अभी गलबिल तक का पढ़ा, जिसे उपाली जिह्वा नाम देते हैं। आप इसे ध्यान से सुने। इसमें टिप्पणी तो बहुत कोई तार्किक टिप्पणी नहीं है, लेकिन यदि कोई चीज समझ से परे हो तो आप जरूर आप हमें कमेंट बॉक्स में डालें और मैं उसका समाधान करूंगा। आप लोगों ने ध्यान से सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।